अब की हुआ, हो गया। देखना तुम्हारे पास लाइव हुआ क्या? हो जाना चाहिए। हो गया। आजकल क्या अपने चाहने वाले भी बहुत है ना, वो हैकर वैकर। चलो शुरू करें भाई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बफर क्यों कर रहा है? प्रॉपर चालू है? बफर कर रहा है? मेरे पास कर रहा है। सही है। तुम लोग एक बार बैठ के शांति से सुनना, जाना मत अभी, टिक जाओ यहीं पे ही बात करता हूँ। एक जना अंदर बैठ जाओ ताकि मुझे पता रहे कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में आगे की तरफ की यात्रा करने के लिए, जिसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा होगी आज के सेशन में कि किस प्रकार से कोरियोलिस बल के कारण साइक्लोन और एंटी साइक्लोन सिचुएशन पैदा होती हैं। हम इस विषय पर आगे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे टेक्निकल, क्योंकि मेरा सेशन यहां पर नहीं चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है। एक मिनट बस, मेरे यहां पे चल जाए बस। आया करने के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी जो इस समय मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, अभिनय, बीएस, अमित, संजय, निलोक, आलोक, मास्टर, जितेंद्र, जया, अभिषेक, प्रीति, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारा धन्यवाद अपना प्यार यूं ही बनाए रखने के लिए। और क्लास में आप सभी मेरे साथ उपस्थित हो चुके हैं, तो निश्चित ही यह सेशन भव्यता के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी, और वो ये थी कि आप जब बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेने के लिए कुछ उपद्रवी तत्वों को भेज देता है, जिन्हें हम आदमकाल के अंदर राक्षस कहा करते थे। आज के समय पर आप उन्हें जो भी कहें वो शायद उनके ऊपर जचता हो। हमने इतना नॉमिनल कीमत के ऊपर अपना कोर्स रखा था, इतनी नियत कीमत के ऊपर हमने अपनी क्लासेस रखी थी, लेकिन कुछ वर्तमान युग के राक्षसों ने उस वीडियो को भी हैक करके फ्री में अपलोड कर दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने संस्कारों की, इतने अच्छे राष्ट्र निर्माण की बातें करने वाले, हमारे सेशन के अंदर शामिल होने वाले कुछ लोगों के उद्देश्य, उनके नैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि उन्हें चंद पैसे का लाभ किसी को धोखा देने के लिए, किसी के पीठ में स्टबन करने के लिए शायद फायदे का सौदा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए, हम नवनिर्माण करते रहेंगे। हमारे सेशन के वीडियोस अभी 2 ही गए थे, और 2 ही वीडियो कुछ लोगों ने निकाल करके टेलीग्राम पर डाल दिए, कुछ ने शायद यूट्यूब पर भी अब तक अपलोड कर दिए होंगे। इससे दिल बहुत दुखा। आज शायद आपको चेहरे पर वो चमक भी नजर ना आ रही हो, क्योंकि असल मायने में बहुत बुरा लगा जब आप सोचिए, कहां हम लोग लाखों लाखों रुपए का कोर्स आपके लिए लाते थे। मैं वहां से आपके लिए एक 2000 रुपए का कोर्स लेकर आया, अपना इतना कीमती समय पूरे साल भर तक आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी बीच में कोई महानुभाव ऐसा भी निकल कर आया जिसे लगा कि नहीं, ये भी उसके लिए तो कोई फन गेम है, और उसने उठा करके उसे टेलीग्राम पर डाल दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ काम करने के बाद आप तक ये चीजें लाने की हमारी इच्छा होती है। हम लोग आप तक ऐसी मेहनत के बाद इस चीज को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जब ये चीजें ऐसे होती है ना, तो दिल अंदर से द्रवित हो जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, अधिकतम लोग संस्कारवान हैं, अधिकतम लोग नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ समाज में समाज कंटक भी होते हैं। शायद उन समाज कंटकों से ही समाज के उन लोगों को वैल्यू मिलती है जो कि समाज को बांध कर चल रहे हैं। अगर सारे ही समाज के अंदर ऐसे ही फरेबी, लुटेरे, समाज कंटक लोग हो जाएंगे तो समाज का शायद अस्तित्व ना बचे। कोई नहीं, हम अपना पर्चा और बुलंद करेंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसे लोगों से हमारी रक्षा हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज हम अपने सेशन की फिर से शुरुआत करते हैं उसी जोश के साथ। और निराशा आई है, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख करके वो निराशा किनारे हो गई है। आज के सेशन की शुरुआत में आज हम फिर से जहां आपको कल छोड़ा था वहीं से आगे लेकर चल रहे हैं।
चर्चा में हमने आप लोगों से कोरियोलिस बल के बारे में चर्चा की थी, और जब कोरियोलिस बल के बारे में चर्चा की थी तो मैरीगो राउंड के बारे में चर्चा की थी। एक छोटा सा कंसेप्ट कल तक हम सीख चुके थे, और वो ये था कि अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ चलते हैं तो झुकाव की दिशा हमें याद रखनी थी। झुकाव की दिशा थी राइट हैंड साइड, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट हैंड साइड सदर्न हेमिस्फीयर में। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा जिन्हें देख करके आपको मुझे जवाब देना है। मैंने आपको एक फैक्ट रख दिया है, उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते चलेंगे। क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने जो रखा है वो ये, कोरियोलिस बल के बारे में जब हमने आपसे बात की, कोरियोलिस फोर्स या इफेक्ट जो भी आप समझें, उसके बारे में जब हमने बात की तो हमने आपसे एक तथ्यात्मक जानकारी ये दी कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि नीचे वाले गोलार्ध के अंदर जो मतलब मूवमेंट है, हवा का मूवमेंट है, वेग है, या फिर किसी वेपर का मूवमेंट है, उसकी दिशा लेफ्ट हैंड साइड होती है, LHS साइड होती है। ठीक है, और हमने बात की कि गोले के अंदर जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर बोले तो उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है, उसमें मूवमेंट की दिशा राइट हैंड साइड होती है। यह जानकारी हमने कल तक आपको सिखाई थी, कारण समेत समझाया था कि कोरियोलिस बल किस प्रकार से कार्य करता है। मैं आपके सामने अर्थ को अगर एक बार के लिए समझाऊं तो यह कहूं मैं आपसे, यह नदर्न हेमिस्फीयर है और यह सदर्न हेमिस्फीयर है। यहां के मूवमेंट राइट होंगे, यहां के मूवमेंट लेफ्ट होंगे। यह जानकारी मैं अब तक आपको इक्वेटर के रेफरेंस में दे चुका हूं। अब जब मैं आपको यह जानकारी दे चुका हूं तो यहां से आगे अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं जिनके आपको जवाब देने हैं। प्रश्न से पहले मैं एक जानकारी और दे दूं। कल मेरी YouTube की क्लास में आप में से मेरा कोई मित्र यह सवाल कह रहा था कि सर अपने एप्लीकेशन पर फास्ट फॉरवर्ड देखने का रिकॉर्डेड वीडियो ऑप्शन डलवाइए। मेरे प्यारे साथियों, 4x तक 4 गुना तेजी से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यह फीचर इसमें ऑलरेडी है ना। एक विद्यार्थी मित्र था हमारा, शायद उसने एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था, ऑप्शन है। दूसरा, वीडियो की क्वालिटी आप चाहें तो 4K तक लेवल तक देख सकते हैं। 1920x1080 तक हमने इसकी, 4K तो नहीं है लेकिन 1080 तक हमने इसकी क्लैरिटी रखी हुई है। लेकिन आप 144p पर भी देख सकते हैं, यानी अगर आप इंटरनेट का डेटा कम बचत करना चाहते हैं तो भी आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। प्रश्न नंबर 1, मैंने आपसे नदर्न हेमिस्फीयर की चर्चा की और मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि हवा का मूवमेंट नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे हो रहा है तो हवा कहां मुड़ेगी, ए साइड या बी साइड? सवाल सिंपल है, मैंने आपसे सवाल पूछा है। सवाल है, यदि हवा का मूवमेंट नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। मैंने आपके सामने सारा कंसेप्ट लिखा हुआ है। प्रश्न है, अगर मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है तो हवा ए साइड मुड़ेगी अर्थात यूं, या फिर बी साइड मुड़ेगी? आपके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। आंसर ए और बी में लगभग बट चुके हैं। आंसर ए और बी में लगभग बट चुके हैं। एकदम हवा की गति से धड़ाधड़ कमेंट चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि यह एप्लीकेशन इतने सारे बच्चों को एक साथ कमेंट देने के लिए उपलब्ध है। चलिए, लेकिन आपकी बातों से एक चीज तो निकल कर आ गई, लगभग 60% और 40% का रेशो है दिशा को लेकर के। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहां पर लिखा हुआ है सदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड और नदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट राइट हैंड साइड होता है। अब मुझे यह बताइए कि यह वाला जो मूवमेंट है यह नॉर्थ में है, और नॉर्थ में है तो इसका राइट कौन सा हुआ? इसका राइट बी वाली साइड हुआ। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे हुआ, राइट तो आपने कहा था यूं होता है। मैंने कहा था मेरे भाई,
जब मैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलता हूं, भाई मेरा जब मुंह इधर की तरफ है तो मेरा राइट ये है, और जब मेरा मुंह इस तरफ है तो मेरा राइट ये है। सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। चलिए कोई नहीं, फिर भी कई आप में से लोग कंफ्यूज होंगे, परेशान ना हो। फिर एक सवाल करते हैं। मैंने फिर से आपके सामने यही सिचुएशन कवर की, यह सिचुएशन कवर की, और इस बार आपसे मैंने इस प्रकार से नदर्न हेमीस्फीयर के अंदर एक एरो बनाकर पूछा कि हवा का मूवमेंट नदर्न हेमीस्फीयर में इस तरफ है, बताइए हवा ए साइड घूमेगी या बी साइड घूमेगी। अगेन आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दे सकते हैं। आपके सामने फिर से ऑप्शन है। फिर से ऑप्शन क्या है, आपने इस तरफ मूवमेंट किया, आप किधर घूमेंगे, ए साइड या बी साइड। जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छा है, जो नहीं समझ पा रहे हैं लोड ना ले, सब समझ में आएगा। बहुत आसान है। अरे भाई इसको आप लोगों ने देखकर पहले ही सीख लिया था कि इसके इधर चलना होता है, इस लाइन के राइट में घूमना होता है। अब यही लाइन अगर मैं टेढ़ी कर देता तो ये बी की तरफ फिर से मूवमेंट होता। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। अच्छा, तीसरी स्थिति अब मैं एक और क्रिएट कर रहा हूं, और वो ये रही। अगर हवा का मूवमेंट इधर की तरफ है नदर्न हेमीस्फीयर के अंदर, तो मुझे बताएं कि ये मूवमेंट एक्स दिशा में होता या वाई दिशा में होता। अगर हवा का मूवमेंट ऐसे है तो कोरियोलिस बल के कारण ये एक्स में घूमती या वाई में घूमती। उम्मीद है सभी साथी शायद थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो चुका है। एक्स हैंड साइड, मैंने केवल एक पर फोकस कर लिया ना, तो मैं इसी को उठा के सब जगह रखूंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिनको कंफ्यूजन हुआ है उनका भी सॉल्यूशन करूंगा। जिनको कंफ्यूजन हुआ है उनसे मेरी गुजारिश इतनी है कि ट्रेवल जब इस तरफ था तो यह चीज इधर घूम रही थी। अब मैं इसी लाइन को उठा करके देखो कहां ले गया, ये उठाकर यौं ले गया, तो लाइन यौं घूम गई। मैं इसी लाइन को उठा करके उल्टा ले गया, ये लाइन यौं घूम गई। मैं इसी लाइन को घुमाकर यौं ले गया, ये लाइन इधर घूम गई। अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा, अगर विषय वस्तु समझ में आ रही हो तो थम्स अप करिएगा। सवाल बना कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा मैंने असल मायने में आपको नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन सिखा दिया है, बस फर्क इतना है कि आपको पता नहीं चला। आप खुश हो जाइए कि आपने इन 4 एग्जाम्पल से नदर्न हेमिस्फीयर में आने वाला साइक्लोन सीख लिया है, बस आपको पता नहीं चला। बोले कैसे, मैंने कहा देखो साइक्लोन असल में होता क्या है। अब देखो विजुअलाइज करना कि इस चीज को, नदर्न हेमिस्फीयर को मैं आपके सामने इस चौखाने में बना के दिखा रहा हूं कि यह चौखाना नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। मैंने कहा साइक्लोन होता क्या है। एक बार के लिए अगर मैं आपको साइक्लोन की परिभाषा देना चाहूं तो साइक्लोन असल में कुछ है नहीं। बोले बहुत कुछ होता है गुरुजी। अरे हमने कहा कुछ नहीं है। बोले क्यों। मैंने कहा साइक्लोन में असल में केंद्र के अंदर जब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो आसपास से हवाएं चलकर उस जगह को घेरने आती हैं। मतलब निम्न दाब का क्षेत्र मान लीजिए यहां बना। बोले सर समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा बहुत आसान है। बोले कैसे। मैंने कहा आपने कभी कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाई है। बोले हां जलाई है। मैंने कहा जलाते एक कॉर्नर में हो, हवा दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती, खुशबू दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है कि नहीं। बोले हां पहुंच जाती है। बोले अच्छा, अगर हवाएं इस प्रकार से चली जाती हैं तो इसके पीछे विसरण का नियम लागू होता है, जहां पर सकेंद्रण ज्यादा था उससे कम की तरफ यात्रा कर गई। बोले हां सर सही है। मैंने कहा दूसरी तरफ चलते हैं। कभी बड़ी सी टंकी में पानी भरा देखा हो तो उस टंकी से पानी उस तरफ प्रवाहित होता है जहां पर पानी कम है या दाब कम है। बोले हां सर देखा है। मैंने कहा ऐसे ही जहां पर बहुत सारी हवा भरी हो वो उस तरफ यात्रा करेगी जहां हवा कम है। बोले हां बिल्कुल। मैंने कहा यही तो प्रेशर ग्रेडियंट है।
ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ की यात्रा है। बोले ठीक है। मैंने कहा इस प्रेशर ग्रेडियंट को आप तूफान में भी समझ सकते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मान लो धरती का कोई भाग है जो गर्म हो गया। बोले धरती का कोई भाग अकेला गर्म हो कैसे सकता है गुरुजी? गर्म तो एक साथ ही होगा ना, ये थोड़ी वहां भट्टी चल रही है कि वहां शादी चल रही है कोई। हमने कहा सही सोच रहे हो। मैंने कहा विचार करो, धरती का जो भाग है वो तो लैंड है, उसके आसपास जो जगह है वो पानी है। बोले ऐसा कहीं होता है क्या? मैं क्यों नहीं होता? इंडिया को ध्यान से देखो आप अगर कॉन्टिनेंटल इंडिया देखेंगे तो जो अपन पीछे की तरफ प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं ना, पेनिनसुलर इंडिया जो देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, उस पेनिनसुलर इंडिया के लैंड के दोनों तरफ, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। बोले हां सर सही कह रहे हो। और मैंने कहा जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। बोले हां ये भी सही कह रहे हो। तो मैंने कहा जमीन गर्म हो गई तो हवा ऊपर उठ गई। बोले हां ये भी सही कह रहे हो। मैंने कहा हवा ऊपर उठ गई तो जो आसपास की ज्यादा प्रेशर वाली हवा है वो कम प्रेशर वाली जगह पर आने की कोशिश करेगी। बोले हां ये भी सही कह रहे हो। मैंने कहा बस जब सही सही कह रहे हैं तो हवा कहीं एक तरफ से ही थोड़ी एंट्री मारेगी। तो बोले फिर? हमने कहा सब तरफ से एंट्री मारेगी। वो तो सोचेगी कम प्रेशर हो गया, चलो वहां पर पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। बोले हाँ ये भी सही कह रहे हो। मैंने कहा और कल्पना करो, अपना अंडमान निकोबार आइलैंड सोच लो। अंडमान निकोबार आइलैंड पर आइलैंड गर्म होकर हवा ऊपर उठ गई, समुद्र की जो हवा है उसके चारों तरफ दौड़ने के लिए भागने लगी कि हमें पहुंचना है, हमें पहले पहुंचना है, हमें पहले पहुंचना है, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती है। बोले हां सर ये भी सही कह रहे हो। मैंने कहा जब सारी बातें सही कह दी तो चलो अब हवाओं को चलता हुआ देख लेते हैं। बोले देखो। मैंने कहा सोचो एक हवा भागी होगी इधर से कि मैं पहले जाऊंगी। बोले हां। एक हवा भागी होगी इधर से कि मैं पहले, एक हवा इधर से भागी मैं पहले, मैं पहले। भाई लड़ाई हो गई इन सब में। सब तरफ से हवा जो है वो निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ दौड़ने लगी। बोले ठीक है फिर क्या हुआ? मैंने कहा दौड़ने लगी, अचानक कोरियोलिस बल आया, उसने कहा रुको जरा, तुम दौड़ तो रहे हो लेकिन मुझे तो वैल्यू दे दो। बोले क्या? बोले तुम्हें मालूम है ये पूरी की पूरा जो क्षेत्र है ये नदर्न हेमिस्फीयर है। बोले हां मालूम है। बोले अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर है तो मुझे इस नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइट हैंड साइड मूव करना है। बोले हां बिल्कुल मालूम है। तो बोले अगर राइट हैंड साइड मूव करना है तो ये देखो मैं राइट हैंड साइड मूव कर गया। बोले हां कर गए। बोले ये देखो हम राइट हैंड साइड मूव कर गए। बोले हां कर गए। बोले ये देखो हम राइट हैंड साइड मूव कर गए। बोले हां कर गए। बोले यार ये गजब हो रहा है, हवा आ इधर से रही है और वो राइट हैंड साइड मूव करती जा रही है। बोले हां बिल्कुल। वास्तविकता ये निकली कि केंद्र तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। वास्तविकता ये निकली कि यहां केंद्र तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो बोले फिर? मैंने कहा सब लोग इसके पास पहुंचने के चक्कर में गोल 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 घूमने लग गए। ऐसा लगा जैसे गरबा डांस कर रहे हैं। बोले हां सर फीलिंग तो ऐसी आ रही है। मैंने कहा गरबा डांस के अंदर जो डायरेक्शन हो रही है ना वो देखो आप, ये लोग यों घूम रहे हैं, यों इस तरह घूम रहे हैं, इनकी दिशा जो है ना वो इस तरह जा रही है। बोले हां सर सही कह रहे हो। मैंने कहा घड़ी जो है ना वो तो चलती है यूं, ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। बोले हां ये भी सही कह रहे हो। मैंने कहा इसी घटना को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही आपको सीखना है। क्या सीखना है? तो मैं आपको आंसर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। यही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट साइक्लोन जब बनते हैं कहां पर? नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाते हैं। मतलब हवाएं जो हैं वो एक दूसरे से क्लॉकवाइज नहीं अपितु एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। यानी नदर्न हेमिस्फीयर में अगर तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, तो साइक्लोन की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही बात मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप में से कोई मेरा मित्र इस बात को समझ गया हो तो एक बार थम्स अप करके दिखा दो। अगर कोई मेरा प्यारा साथी इस बात को समझ गया हो तो थम्स अप करके दिखा दो।
देव असरदिया पूछ रहे हैं कि इक्वेटर पर क्या होगा, एलएचएस या आरएचएस? इक्वेटर पर कोई भी कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल, प्रबल भगवान ने सही जवाब दिया है। गौरव मौर्य लिख रहे हैं सर आप ग्रेट हो। नहीं भैया, ग्रेट वो हैं जो हमारा कंटेंट चोरी करके इधर उधर डाल दिए यार लोग बात। फोड़ दिया, कतई फोड़ दिया, मजा आ गया। समझ गए क्या कारण है ऐसा कि साइक्लोन्स की जो दिशा होती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, और क्वेश्चन है, पूरा सोचकर आंसर दीजिएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन आएगा तो उसकी दिशा कैसे होगी? प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखिए, तब तक मैं आपको यहां पर ड्राइंग बनाकर दे रहा हूं। सोचकर बनाइएगा, आंसर दीजिएगा। आपने अब तक क्या सीख लिया है? आपने अब तक यह सीख लिया है कि यदि अगर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाएगा। यह बात आप सीख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन चुका है कि यदि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर तूफान आएगा तो वो कैसी दिशा दिखाएगा? ये बहुत बड़ा पॉइंट सीख रहे हैं आप। अगेन मैं आपसे केवल इतना सा गुजारिश कर रहा हूं कि बस विश्वास रखिए कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन बस विश्वास रखिए। आप 1 महीने के अंदर इतना नॉलेज ले चुके होंगे कि आपके अंदर यह भावना आ चुकी होगी कि यार ये नॉलेज अगर पहले मिला होता तो ना जाने में क्या कर लिया होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आप में से अधिकांश मेरे प्यारे साथी समझ चुके हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। लेकिन फिर भी मेरे कुछ प्यारे मित्र ऐसे हैं जिन्हें यह बात समझने में दिक्कत आ रही होगी। कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत दूर कर देते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर यदि मैंने इस क्षेत्र की चर्चा आपसे की, मैंने कहा हवा को ऐसे पहुंचना था, कहां पर? लो प्रेशर जोन में पहुंचना था। एक मित्र का मैसेज आया हुआ है अभी कि सर थोड़ा आसान चीजें समझाइए ना। एक मेरा प्यारा साथी कह रहा है सर थोड़ा आसान चीजें समझाइए ना। बेटा मैं आसान चीजें पढ़ाऊंगा ही नहीं, वो मैं आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए। मैंने आपसे कहा था सेशन की शुरुआत में ही, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, रटने वाली चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। वो तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, 1000 किताबें आती हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा जिसके लिए आप में कॉन्फिडेंस आसमान में होगा। आप परीक्षा में चीजें देखोगे, गलतियां नहीं करोगे। रट्टालॉजी वाली चीजें तो फर्रे हैं, वो तो मैं पकड़ा दूंगा कि बेटा रट लेना इनको, है ना। कितने किलोमीटर दूरी होती है, कितनी गहराई होती है, किसका रंग कैसा होता है, किसकी, बहुत जमाने हो गए वो चीजें पढ़ाए। जिस समय पढ़ाया करता था इस राज्य का मुख्यमंत्री ये होता है, इस राज्य का राज्यपाल होता है, ये रट लो, ये रट लो। अब वो तो आप खुद सीख गए यार, स्किल सिखा दी, अब नॉलेज सिखाने की बारी है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी चीजें मूव करेंगी वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगी। याद आ गया? लेफ्ट किधर था? लेफ्ट इस बार इधर था। देखो कलर में चेंज करके दिखा देता हूं। ये रहा लेफ्ट। कैसे? मैंने आपसे कहा था ना, कोरियोलिस बल के कारण। अब इसकी जो दिशा है, क्योंकि ऊपर की तरफ कहां थी? राइट हैंड साइड थी। बस अगर ये बात पकड़ गए तो अब हर जगह का लेफ्ट निकाल लो, ये लो, और हर जगह का लेफ्ट निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको यात्रा क्लॉकवाइज दिखने लग जाएगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने यह चीज सीख ली। अब यह तो था साइक्लोन। कल आपको याद होगा हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन लिया था जिसमें बताया था कि इस बार गर्मी बढ़ने वाली है। उस समय मैंने एक पॉइंट बोला था कि गुजरात और राजस्थान में एंटी साइक्लोन सिचुएशन बन रही हैं। कैसी सिचुएशन बन रही हैं? एंटी साइक्लोन सिचुएशन बन रही है। कुछ याद आया? क्लियर है? ठीक है। एंटी साइक्लोन क्या होता है? जहां साइक्लोन का मतलब हवा का बीच में भागना है, एंटी का मतलब इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा मतलब बीच में हवा ज्यादा, आसपास हवा कम। और जब हवा केंद्र से बाहर की तरफ भागना शुरू होगी
तो बन जाएगा एंटी साइक्लोन। क्लियर है? ठीक है। एक बालक कह रहे हैं सर आप वीडियो प्राइवेट नहीं रखते हो क्या? बेटा प्राइवेट कैसे रखते हैं मुझे ये नहीं पता है, कोई फीचर वीचर है क्या ये? ठीक है, तो एंटी साइक्लोन का अर्थ इसका जस्ट उलट होगा। तो मुझे जल्दी से बता दो, यदि साइक्लोन की कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज आता है, तो हवा यदि केंद्र से बाहर की तरफ चलना शुरू हो तो एंटी साइक्लोन में दिशा सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप लोग जो समझ गए वो तो आंसर दें, जो नहीं समझे उन्हें मैं समझाता चलता हूं, बाकी लोग समझने का आंसर करते रहें। जो लोग नहीं समझे वो आ जाओ मेरे साथ में। सदर्न हेमिस्फीयर को मैं अपने पास एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाकर यहां रख लेता हूं, माना कि यह सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, यहां पर आ गया केंद्र में हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्या चाहता है? सब तरफ बटना चाहता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। केंद्र से बाहर की तरफ हवा जाना चाहती है, केंद्र से बाहर की तरफ। सदर्न हेमिस्फीयर में हवा कहां मुड़ती है यह हमको पता था। हमको पता था कि सदर्न हेमिस्फीयर में हवा लेफ्ट चलती है। लेफ्ट का मतलब हुआ इधर चलती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह चक्कर ऐसे घूमता है। इसका मतलब यह हुआ यह घड़ी की अपोजिट दिशा में घूमता है। मेरे बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं। द राइट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, कंसेप्ट क्लियर? तो जब आपने सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आंसर दे दिया कि साइक्लोन क्लॉकवाइज आता है, एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो आप मुझे यह आंसर दे दो, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंटी साइक्लोन कैसी दिशा में होगा? जो लोग समझ गए आंसर दे दीजिए, जो लोग नहीं समझे उनके लिए मैं कंक्लूजन यहां लिख दे रहा हूं। मैंने अब तक जो सिखाया वो ये था। अर्थ है इस पे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से ऊपर की तरफ के क्षेत्रों को नदर्न और नीचे की तरफ के क्षेत्रों को सदर्न कहा गया है। क्लियर हो गया? मैंने अब तक आपको यह सिखाया कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और अगर एंटी साइक्लोन आएगा तो वो क्लॉकवाइज आएगा। सिमिलरली यदि सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो यहां पर साइक्लोन अगर आएगा तो वो क्लॉकवाइज आएगा, और अगर एंटी साइक्लोन आए तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इस पेज को लिख लो, ये आधा घंटे का कंक्लूजन है। आप इस बात को समझने के लिए तो तैयार हो सकते हैं। परीक्षाओं में इस पर कितनी बार सवाल पूछा गया है, आज आप केवल गूगल कर लेना। साइक्लोन पर प्रीवियस ईयर पेपर लिखकर गूगल कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यह था कोरियोलिस बल का एप्लीकेशन, जो बातें मैंने आपको सिखाई। ठीक है साहब, उम्मीद है कोरियोलिस बल समझ में आ गया होगा। कोरियोलिस बल का प्रभाव साइक्लोन और एंटी साइक्लोन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं दूसरी बात। क्या? हमने आपको पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां बताई थी। एक गति जिसमें पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, और एक गति जिसमें वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। अब हम दूसरी गति की बात कर रहे हैं, जब
पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, जिसे आप रिवॉल्व करना कहते हैं, जिसे आप रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व करना कहते हैं। सर पृथ्वी कितने दिन में सूरज का एक चक्कर लगा देती है? फैक्चुअल डेटा है, साल भर के अंदर 365 दिन 6 घंटे के अंदर पृथ्वी सूरज का पूरा एक चक्कर यानी रिवॉल्व करती है। चूंकि 365 दिन और 6 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करती है, तो ऐसे 6 घंटे जब 4 बार मिल जाते हैं, 6 6 6 6, तो 6 चौका 24 घंटे का एक नया दिन बनता है। और इसी कारण से हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी के दिन 28 ना होकर 29 होते हैं। समझ में आ गया? यह रिवॉल्व होना हो गया साहब। अब सवाल बनता है कि सर रिवॉल्व होने से फर्क क्या पड़ता है? पृथ्वी जब चारों तरफ चक्कर काटती है तो इसका फर्क क्या पड़ता है? मैंने कहा भाई रोटेशन से तो मैंने आपको 3 चीजें सिखा दी थी। दिन रात का बनना सिखा दिया था, पूरब से सूरज का उदय होना सिखा दिया था, और मैंने कोरियोलिस बल सिखा दिया था। लेकिन जब रिवॉल्व होती है तो क्या फर्क पड़ता है, अब आप वो जान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जब अर्थ चक्कर लगाती है तो इससे सीजन का निर्माण होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। और जब ऋतुओं का निर्माण होता है तो आपको रिवॉल्व होना सीखना होगा, इक्विनॉक्स का मतलब सीखना होगा, सॉलिसिटाइज का मतलब सीखना होगा। और इसको सीखने के लिए आपके सामने मैंने एक पिक्चर लगाई है, जरा आप इसे ध्यान से देखें। अभी तक फैक्चुअली आप और हम एक बात जान चुके हैं कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। एक कॉमन सेंस कहता है कि अगर मैं इन्हें 4 भागों में बांट दूं 365 दिन को, तो लगभग 90 दिन के 4 सेक्शन बन के आएंगे। 4 सेक्शन बन के आएंगे मतलब भाई 90 दिन का एक सेक्शन, 90 दिन का दूसरा सेक्शन, 90 दिन का तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन। सिंपल सी बात है। अच्छा, यानी अगर मैं आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा इधर का काउंट कर लूं तो ये 180 दिन के बन के आएंगे, क्योंकि 365 दिन में पूरा चक्कर होना है। 182 दिन के आसपास बन के आएंगे। 182 दिन का मतलब 6 महीने का काम बनकर आएगा। नीलाक्षी पूछ रही है सर किताब कौन सी बताएं, वो बता दें। और विपिन कुमार लिख रहे हैं पृथ्वी घूमती क्यों है ये बता दो, मैं परेशान हूं। यार देखो, इसका आंसर मैं देने की स्थिति में नहीं हूं कि पृथ्वी क्यों घूमती है। इसका आंसर बहुत सारे ऐतिहासिक आंसर हैं कि पृथ्वी जो है वो कभी सूरज का हिस्सा हुआ करती थी, जब से गिरी है तब से सूरज के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, लेकिन इसके आंसर की तुलना आप अगर ये खोजने में करें ना कि ऐसा क्यों होता है, तो गूगल पर 1000 आंसर अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि ये सौर मंडल का हिस्सा है और हर प्लेनेट जो है वो अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसके प्रभाव में, क्योंकि वो उसी से ऑरिजिन हुआ है। ये कंसेप्ट है विपिन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। हां, पेरिहीलियन स्थिति में विंटर की इंटेंसिटी अभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। अब मैं आपके सामने केवल एक बेसिक सी बात कर रहा हूं। जब 365 दिन कुल हैं तो 180 दिन लेफ्ट और 180 दिन राइट। ये सिंपल सी बात हमें समझ में आती है। यानी अर्थ पर 180 दिन का प्रभाव एक जैसा और 180 दिन का प्रभाव एक जैसा, या मैं यूं कहूं 180 दिन एक तरफ दिन जैसी सिचुएशन है और 180 दिन दूसरी तरफ रात जैसी सिचुएशन है। सिंपल। इसी जगह कई जगह आप लिखा सुनते हैं 6 महीने दिन 6 महीने रात, क्योंकि आधा समय पृथ्वी सूरज के एक तरफ होती है और आधा समय पृथ्वी सूरज के दूसरी तरफ होती है। ठीक है साहब, ये सूरज की प्रेजेंस से ही है। मैंने कहा बिल्कुल। अगर सर ऐसा ही है तो फिर ये सॉलिसिटाइज क्या होते हैं और इक्विनॉक्स क्या होते हैं? मैंने कहा चलिए अब ये समझ लेते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इक्वेटर जो अर्थ के बीचों बीच है उस पर सूरज की रोशनी कहां पहुंची, यही सबसे बड़ा एनालिसिस का पॉइंट होता है। बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा अगर इक्वेटर पर सूरज की रोशनी सीधी पहुंचे यानी बराबर पहुंचे
अर्थ के दोनों हिस्सों पर सूरज की रोशनी बराबर पहुंचे तो इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्वल से बना इक्विनॉक्स, मतलब इक्वेटर पर सूरज की सीधी रोशनी पहुंचे। सर सीधी रोशनी कैसे पहुंचती होगी? हमने कहा एकदम टक से। सर ये कब पहुंचती होगी? मैंने कहा ये तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है, अभी बताऊंगा आपको। आप उन्हीं इक्विनॉक्स की वजह से जो आपने अधिकांश जगह पर ये तिथियां याद करने का सिस्टम लिया है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये असल में वो तिथियां हैं जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा पहुंचती है। सर इसके अलावा रोशनी और कहां पहुंचती है? मैंने कहा वो दिन जिस दिन सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचती है उसे आप समर सॉलिसिटाइज कहते हैं। कई जगह और पूरी दुनिया में यह तारीख 21 जून मानी जाती है, लेकिन कई जगह इसकी तारीख 22 जून भी लिखी जाती है। आप 21 जून माने क्योंकि हम उस दिन योगा दिवस मनाते हैं। क्यों ऐसा है? मैंने अभी आपको बताया 365 की जगह 366 दिन भी होते हैं। तो तिथियां 21-22 हो जाएं तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होती। परीक्षा में ऑप्शन 21 जून और 22 जून नहीं पूछे जाते। ऐसे ही जब सूरज की सीधी रोशनी मकर रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सीधी पहुंचती है तो उसे विंटर सॉलिसिटाइज कहते हैं। दैट इज ऑन 22 ऑफ दिसंबर। इसलिए 4 तिथियां हमारे लिए मायने रखती हैं। एक है 21 मार्च जिसमें कि इक्वेटर पर सूरज की रोशनी, दूसरी बार इक्वेटर पर सूरज की रोशनी 23 सितंबर, इसके अलावा एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, मतलब एक बार कर्क रेखा पर एक बार मकर रेखा पर। यह जानकारी तो थी एकदम फैक्चुअल। इसको जैसे ही मैंने बोला बहुत से लोगों का एकदम दिमाग दाग दी फायर हो गया। बोले गुरुजी ऊपर से गया। ऊपर से क्यों गया? बोले समझ में नहीं आया, ये तो फैक्ट है, अब हमको समझा भी दो ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा चलिए अब समझ भी लेते हैं। मैंने कहा समझना बहुत आसान है। बोले आसान कैसे है? मैंने कहा यार अर्थ को चक्कर लगाना है। बोले हां। और मैंने कहा झुक के चक्कर लगाना है, यूं ही चक्कर लगाना है। कल भी सिखाया था, ये यूं करके चक्कर लगाएगी। बोले हां बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यार जब ये झुक के चक्कर लगाएगी तो ऐसी स्थिति में इसका झुकाव कभी ऐसा तो बनेगा ना? बोले हां बिल्कुल बनेगा। तो मैंने कहा जब ये ऐसा बनेगा तो चूंकि 23.5 डिग्री तक झुका हुआ है तो यहां तक रोशनी पहुंचेगी। बोले हां पहुंचेगी। मैंने कहा सबसे ज्यादा जो इसकी रोशनी पहुंचेगी वो इक्वेटर पर नहीं, अपितु इक्वेटर तो नीचे जा चुका है। जो अर्थ के बीचों बीच चीज आ रही है वो असल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है। यानी अर्थ का झुकाव डॉट 23.5 होने के कारण जब सूरज सामने है तो इसकी रोशनी अधिकतम सीधी जहां पड़ रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर सीधी रोशनी है तो इसका मतलब 21 जून वो दिन हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा तापमान होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। सर इसका मीनिंग हम क्या निकालें? मैंने कहा कुछ भी मत निकालो, केवल इतना समझ लो कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज है। बोले सर उत्तरी गोलार्ध का निर्णय आपने कब कर लिया? मैंने कहा भाई देखो ये रही इक्वेटर। बोले हां सर दिख गई, ये रही इक्वेटर। मैंने कहा अर्थ झुकी हुई है, पहले ही बता दिया था। बोले हां बता दिया था। मैंने कहा अर्थ के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है। बोले हां ये भी आपने बता दिया था। ये वाला पूरा की पूरा हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर है। बोले हां ठीक है। मैंने कहा इसके नीचे का पूरा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है। बोले हां बिल्कुल है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुलनात्मक रूप से सूरज की रोशनी अभी जो इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी इस पर आ रही है 23.5 डिग्री पर, कौन से क्षेत्र में ज्यादा सूरज की रोशनी है? बोले सर इसी पे दिख रही है, मतलब इक्वेटर से लेकर के यहां तक सूरज की रोशनी दिख रही है। मैंने कहा हां। तो मैंने कहा यार जब सूरज की रोशनी जिस जगह ज्यादा होगी वहीं पर तो गर्मी होगी। बोले हां। तो मैंने कहा यार इस समय पर अपने यहां ग्रीष्म ऋतु होती है। बोले हां सही कह रहे हो, जब सूरज की रोशनी ऊपर आएगी तो ग्रीष्म ऋतु होती है।
तो मैंने कहा इसी को ही समर सॉलिसिटाइज कहा जाता है। बोले ठीक बात है, पर सर एक बात बताओ, ये 66.5 तक ही रोशनी क्यों पहुंच रही है? ये 66.5 तक ही रोशनी क्यों पहुंच रही है, नीचे तक क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा यार, अगर किसी भी गोल वस्तु के सामने अगर आप लाइट जलाओगे तो उसके आधे ही हिस्से पर तो रोशनी आएगी, बाकी बचे पर रोशनी कैसे आएगी? बोले मतलब? मैंने कहा यार एक बॉल है, उसके एक तरफ आपने बल्ब जला दिया तो बॉल के आधे हिस्से पर ही तो रोशनी आएगी। बोले दिक्कत ये नहीं है सर, बॉल की आधी रोशनी तो समझ ली, 66.5 की गणित समझ में नहीं आई। मैंने कहा कतई लोड मत लो, फिलहाल के लिए इतना समझो कि मैंने आपके सामने जो ये इक्वेटर के साथ में ये नॉर्थ पोल बनाया था, ये देखो। मैंने कहा ये 90 डिग्री था? बोले हां बिल्कुल 90 था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगला 90 देखो, ये दिखाई दे गया? बोले हां दिखाई दे गया। मैंने कहा इस 90 में से ये जो क्षेत्र बचा हुआ दिख रहा है जो बॉल के पीछे छिप गया है, ये कितना है? बोले सर जितना यहां पर एक्सियल टिल्ट था, ये जितना यहां पर एक्सियल टिल्ट था ये उतना ही है। मैंने कहा एक्सियल टिल्ट कितना था? बोले 23.5 डिग्री। बोले सर ये एक्सियल टिल्ट आपने कब पढ़ा दिया? मैंने कहा एक्सियल टिल्ट तो सेशन 1 के अंदर पढ़ाया है। बोले ठीक है। मैंने कहा जब 23.5 डिग्री ये इधर तरफ मुड़ चुका है तो स्वाभाविक है 23.5 यहां से झुक चुका है। बोले हां। तो मैंने कहा यार 90 में से 23.5 माइनस करोगे तो 66.5 ही तो बचेगा। बोले हां ये बात तो सही है। बोले इसका मतलब 66.5 तक ही सूरज की रोशनी जाती है। मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले सर ये वाला हिस्सा तो अंधेरे में ही रह गया। मैंने कहा बिल्कुल रह गया। यानी सदर्न पोल पर तो रोशनी पहुंची ही नहीं सर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पहुंची, अंधेरा है, यहां पूरी रोशनी है, यहां पूरा अंधेरा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए बहुत आसान है, जो मैं कंटेंट दूंगा उसे रट लेना, बहुत मुश्किल है कंसेप्ट को समझ लेना। मेरे लिए बहुत आसान होगा मैं आपको क्लास में लाऊं, बेटा ये याद करके आना, मैं इसको नहीं समझाऊंगा। लेकिन यदि आप ये समझ गए ना तो दुनिया के बहुत सारे फीचर समझ जाएंगे। इस प्रयास के लिए मैंने ये सेशन शुरू किया है, मेरी आत्मीयता से मैंने ये सेशन आपके लिए शुरू किया है। आप में से समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए उनके लिए तो सेशन में केवल इतनी देर बोलने के बाद एक ही लाइन थी और वो ये थी, पृथ्वी 23.5 झुकी होती है और 21 जून के दिन समर सॉलिसिटाइज आता है। बस इतना उनका काम हो गया। अब चलते हैं हम विंटर सॉलिसिटाइज की तरफ। मतलब अब सूरज भैया खड़े हो गए इधर और पृथ्वी चक्कर काट के पहुंच गई इस तरफ। तो जो मैंने कहा ना कभी दिन तो कभी रात होता है, और जिन्होंने लंबी रात काटी होती है उनका दिन बड़ा खूबसूरत होता है, वही हो रहा है यहां पे। मेरे प्यारे साथियों, ये जो अर्थ आपको यहां दिख रही है, इसका अब जो हिस्सा सूरज के सामने जा चुका है, अब आप ऊपर की तरफ अंधेरा देख रहे हैं। दिन और रात एक साइकिल में है। ये देखिए साहब, समझे? जिस जगह पहले रोशनी थी अब वहां अंधेरा है। और इस बार सूरज के सामने कौन है? इस बार सूरज के सामने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो कभी नीचे था अब वो सूरज के सामने है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने आने से इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध यानी ऑस्ट्रेलिया वाली जो साइड है वहां गर्मी है। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे यहां सर्दी पड़ रही होती है दिसंबर में, उस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी भयंकर गर्मी होती है कि वहां आग लग जाती है जंगलों में। ठीक है, वहां भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। और हमारे यहां चूंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही, हमारे यहां सर्दी होती है। इसका मतलब सर सूरज की गति इक्वेटर से ऊपर और नीचे होती रहती है। मैंने कहा सूरज के ऊपर नीचे अर्थ के घूमने के कारण होती रहती है, क्योंकि अर्थ खुद घूम ही ऐसे रही है। सूरज यहां है, पहले ये आगे की तरफ झुककर चल रही थी और यूं करते 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 खुद तो यूं चली गई और अपनी पीछे वाली हिस्से को सूरज के सामने कर दी। अर्थ का घूमना कभी चेंज ही नहीं होता, वो यूं ही घूमती है।
जबकि हम लोग चाहते क्या है, घूमते समय कैसे घूमे, यों, जैसे झूले घूमते हैं ऐसे नहीं घूमती, लेकिन ये समझदार है, ये यों ही घूमती है। तो जो हिस्सा इसके सामने होता है पहले, उसको ये कभी कभी अपनी पीठ दिखा देती है, तो कभी इसके चेहरे पर रोशनी आती है तो कभी इसके पीठ पर रोशनी आती है। और इसी कारण से हमें लगता है कि सूरज कभी अर्थ पर ऊपर है, कभी नीचे है। और ऐसी स्थितियां बनती हैं कि 2 बार सूरज इक्वेटर पर आ जाता है, और जब 2 बार सूरज इक्वेटर पर आता है उसी को हम इक्विनॉक्स कह देते हैं। वो 2 तारीखें कौन कौन सी हैं, ये रहा 21 मार्च और 23 सितंबर। तो अब आपके पास 4 तारीखें याद करने के लिए हो गई। जून की और दिसंबर की तो हो गई समर सॉलिसिटाइस और विंटर सॉलिसिटाइस में, और जब इक्वेटर पर बिल्कुल बीचों बीच था तब वो तारीखें हो गई इक्विनॉक्स के रूप में। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में ऐतांग कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये टर्म जो है ना हिंदी वाली, ये भी मैंने आपको लिखित में दी है। इक्विनॉक्स को विषुव कहते हैं, यानी जब इक्वेटर पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। और जब आप इसको कर्क रेखा और मकर रेखा पर ले जाते हैं तो इन्हें ऐतांत कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हमने आपसे सवाल फिर किया कि पृथ्वी के घूमने से, परिक्रमण करने से क्या हुआ। बोले सर पृथ्वी के परिक्रमण करने से इक्विनॉक्स बने और सॉलिसिटाइस बने। मैंने कहा नहीं नहीं यार, कुछ और भी हुआ होगा। बोले सर और तो केवल यह हुआ कि हमें यह पता चल गया कि नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी कब आती है और सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी कब आती है। मैंने कहा अगर आपको यह बात पता चल गई तो आपको सर्दी और गर्मी का अंदाजा हो गया। बोले हां हो गया। और मैंने कहा जब सर्दी और गर्मी का अंदाजा हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को ऋतुओं का पता चल गया। बोले हां सर सही कह रहे हो, इससे तो हमें सर्दी गर्मी पता चल गई। और सर जब इक्विनॉक्स आता है, यानी कि जब मार्च का महीना आता है, मैंने कहा वो बसंत का महीना है जब दोनों तरफ बढ़िया खुशहाली है। बोले हां ये तो सही है। तो मैंने कहा ऋतुओं का बनना क्यों हुआ। बोले सर ऋतुओं का बनना सूरज के चारों तरफ पृथ्वी के रिवॉल्व करने से हुआ। मैंने कहा चलो तब क्वेश्चन पूछ लें। बोले हां बताओ। मैंने कहा बताओ पृथ्वी के रोटेट करने से क्या क्या मिला। बोले सर दिन रात का पता चला, सूरज पूरब से निकलता है ये पता चला, और कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात कैसे बनते हैं ये पता चला। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा रिवॉल्व करने के कारण क्या पता चला। बोले सर ऋतुओं की जानकारी मिली, सीजन कैसे बनते हैं। बात समझ में आ गई। एक इमेजिनरी क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना घूमी हुई होती तो क्या होता। कुछ नहीं होता। हमारे जो 23.5 के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये चीजें ना होती। इक्वेटर पर ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता, इक्वेटर पर ही इक्विनॉक्स होता, वहीं पर सारी चीजें चल रही होती और इसी के हिसाब से नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पर सारी स्थितियां सामान्य हो जाती। क्लियर। ऋतुओं के अंदर परिवर्तन नहीं आता क्योंकि टेम्परेचर तो एक समान ही रहता। कभी भी ऋतुओं में परिवर्तन यानी ऋतुओं का निर्माण नहीं होता, एक जैसी स्थिति रहती। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो, और अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता दीजिए। मुझे लग रहा है कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा हैवी लगा होगा क्योंकि साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इक्विनॉक्स और ये आपने सीखा है, लेकिन इसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर हमारा शुरू होगा जो कि सोमवार से होगा, उस चैप्टर में हम आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिखाएंगे, और उसको सिखाते समय हम आपको मैप के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट भी सिखाएंगे, क्योंकि असल मायने में दुनिया को जिस तरह से भी हमने कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा, उनको समझने के लिए अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया यूके से 5.5 घंटे आगे क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अमेरिका में रह रहा हो वो न्यू ईयर मनाने पहले रूस चला जाता है और रूस में न्यू ईयर मना करके वो अमेरिका चला आता है। कौन से देश के वो लोग हैं जो 2-2 बार न्यू ईयर मनाते हैं। हम ये सीखेंगे मंडे को कि दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर कहां मनता है। हम ये सीखेंगे कि भारत के अंदर 2 टाइम जोन क्यों नहीं है। हम ये सीखेंगे कि चाय बागान टाइम जोन क्या है। इतनी सारी बातें आपको आने वाले सेशन में सिखाई जाएंगी।
निश्चित ही आने वाला सेशन मैपिंग के साथ साथ आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज देगा। असल मायने में यूं समझिए कि अगला जो मंडे से सेशन आएगा वो मैप से ही शुरू होगा और उसकी यात्रा बहुत रोचक होगी, ऐसा मैं मान सकता हूं। समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, आपके साथ समय बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो जाता है। अब बताएं साहब, बुक्स बता दीजिए सर। बेटा बुक्स अभी मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि जो चीजें मैं दे रहा हूं वो किसी बुक्स में एक लाइन में मिल जाए बहुत मुश्किल है। मैंने इसीलिए नोट्स निर्माण के लिए हैंड राइटिंग अच्छे वाले विद्यार्थियों को कल की क्लास में बोला था, अगर कोई हो तो बताएं। मैं कुछ खुद से ही नोट्स लिखवाना चाहता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद के हाथ से लिख पाऊं, तो मैं कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स दे दूं और उनको लिख करके एक बेहतरीन नोट्स बन जाएं, हैंड रिटन नोट्स बन जाए, क्योंकि एक ही बार मेहनत होती है। तो मैं सोच रहा हूं कि वो कर लिया जाए। आप लोग तो इससे काम चलाएं, मैं बढ़िया से नोट्स आपको लिखित में दे दूं, जीवन पर्यंत का काम हो जाए। फिर चाहे आप यूपीएससी पढ़ो, चाहे एसएससी पढ़ो, चाहे स्टेट पीसीएस पढ़ो। बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर हम तो एसएससी वाले हैं, हमारा क्या होगा। बेटा एसएससी वाले ही यूपीएससी वाले बने, ये मेरी चाहत है, बाकी मर्जी आपकी है। हाँ जी, पीडीएफ इसकी सेशन के पूरा होते ही मिल जाएगी। सेशन में जो भी चीजें अभी आपने देखी है ना, वो मुश्किल से 5 मिनट बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगी। टेस्ट कब होगा? टेस्ट के लिए मैंने कहा है यार कि मैं टेस्ट आप लोगों का 4 लाख सब्सक्राइबर जब पहुंच जाएंगे तब दूंगा, क्योंकि मैं उसमें ना कुछ प्राइजेस रखने वाला हूं, गिफ्ट्स रखने वाला हूं। बैकएंड पर असल में मेरी टीम के साथ चर्चा यह चल रही है कि टेस्ट कैसे लिया जाए, कितने लोगों को प्राइजेस दिए जाएं, उस तरह से मैं टेस्ट लेने की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।